हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 1 है हमारा ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके सारे पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए, चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1, 2, 3, 4 हैं इसके। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वो वहां से जाके क्लिक करें तो आपको वहां पे वो चैप्टर्स मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि काफी जो है डिटेल में समझाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन 10 तक जो है इस वीडियो में जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। तो जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जाकर पहले मेरा चैप्टर पढ़ ले, क्योंकि जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर्स। तो आज की वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे जो चैप्टर्स हैं पार्ट वाइज वो आपको इजीली आ सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलिए तो आज हम जो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। और चैप्टर मैंने फिनिश कर दिए हैं। अपने पार्ट्स जो है मैंने वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड करा है वो चैप्टर। तो जिसने नहीं पढ़ा है जाकर कार्ड में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा चैप्टर, नहीं तो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस समझ में नहीं आएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। सबसे पहली चीज तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चंस कभी कभी कंफ्यूज करने के तौर पर भी दिए जा सकते हैं, मतलब कंफ्यूज भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पूछा है कौन सा स्टेटमेंट, ये रिएक्शन दे रखी है, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस रिएक्शन के लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized और lead oxide is getting reduced। ये इक्वेशन है 2PbO लेड ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, जो बनाता है लेड अलग निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखिए इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है जब दोनों होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में देखिए, ध्यान से देखिए कि जो PbO यानी लेड ऑक्साइड जो है वो इधर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, यानी यहाँ से जो लेड है वो अपनी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, जो है रिलीज कर रहा है। जहां पर रिमूव होता है ऑक्सीजन वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाया जाता है, और जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। तो ऑप्शन ए है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, तो लेड तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये लेड है वो अपना ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही माना जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? नहीं, यहाँ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। CO2 में थोड़ी ना O आकर मिल रहा है, C में O आकर मिल रहा है ना। तो यानी ये ऑक्सीजन है, कार्बन सिर्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यानी ये ऑप्शन गलत है। ठीक, अब यहाँ नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं A एंड B, A एंड C, A B C या ऑल। तो हमने देखा एक तो ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अब देखिए कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, थर्ड ऑप्शन, हाँ ये भी सही है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये गलत है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है A एंड B। ठीक है, डी वाला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक भी, तो हम डी वाले को इस समय काउंट नहीं कर सकते हैं। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो A एंड B है। अगर हम A एंड C को करेंगे तो वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि लेड रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब A B C तीनों को हम नहीं कर सकते, तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है A एंड D। लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड रिड्यूस हो रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है A एंड B, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al + Al2O3 + 2Fe। एक रिएक्शन दे रखे, पूछिए ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, कौन सी रिएक्शन दिख रही है इसके अंदर। आप ध्यान से देखिए, इसमें एक आयन दूसरे आयन को अपनी जगह से हटा रहा है, यानी एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है फेरस से, इसलिए एल्यूमिनियम ने फेरस को अपनी जगह से हटा दिया और खुद जाकर फेरस की जगह पर
बैठ गया है। जब कोई भी आयन दूसरे आयन को प्रोडक्ट में उसकी प्लेस से हटाकर उसकी प्लेस पर बैठ जाता है तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाई जाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एल्यूमिनियम जो है वो फेरस को अपनी जगह से हटाकर उसकी जगह पर बैठ रहा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? टिक द करेक्ट आंसर। क्या होता है अगर डाइल्यूट HCl को हम आयरन फिलिंग यानी Fe में मिला देते हैं? कॉमन रिएक्शन ये बनी है, HCl Fe में मिला देते हैं, H2 निकल जाती है और FeCl बन जाता है, यानी रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन कह रही हूँ, जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी H को Fe जो है वो रिप्लेस कर देता है और Fe फेरस क्लोराइड बना देता है। ठीक, अब ये ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, पहला ही ऑप्शन ठीक है कि भाई जब इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस भी बन रही है और आयरन क्लोराइड भी बन रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि रिप्लेस तो हाइड्रोजन कर रहा है Fe को, सॉरी Fe कर रहा है हाइड्रोजन को, है ना। तो ना ऐसा भी नहीं कि क्लोरीन गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस इसमें कहीं निकलती भी नहीं दिख रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा भी नहीं है, रिएक्शन भी हो रही है, कुछ तो बन रहा है, तो ये भी गलत। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। भाई वाटर तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, जब तक ऑक्सीजन नहीं आने का वाटर कैसे बनेगा? वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है ना, तो ऑक्सीजन से तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है कहीं पर। ठीक है, तो यानी ये भी गलत है। तो आंसर क्या सही है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is balanced chemical equation? Balanced chemical equation क्या होती है? Why should chemical equation be balanced? क्यों किया जाता है chemical equation को बैलेंस? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जब एक इक्वेशन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स की मात्रा सेम होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटम्स जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं हर मॉलिक्यूल के, उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अगर नहीं होंगे तो वो स्केलेटल इक्वेशन कहलाई जाती है। क्यों करनी चाहिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम इसलिए करते हैं ताकि जो है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मॉलिक्यूल्स का वेट बना रहे। ठीक है, उन आयंस का जो वेट है वो इक्वल ही रहे, वो चेंज ना हो। ठीक, अगर चेंज हो जाएगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं, और ये हमने पढ़ा है कि किसी भी मैटर में मॉलिक्यूल्स या कुछ भी चीजें बना नहीं सकते। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो हम खुद बना सकते हैं और ना ही उनको हम बिगाड़ सकते हैं। तो जैसा है उसको हमें उसी में ही बैलेंस करना पड़ता है। हम HCl की जगह NaCl नहीं ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो हमें HCl है इधर भी जो है Cl, H, इन सब की जो एटम्स हैं वो इक्वल करने पड़ते हैं ताकि रिएक्शन प्रॉपरली हो सके। इसलिए हम केमिकल इक्वेशंस को जो है बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। पहली बात तो ये इतनी सारी जो है आपको अल्फाबेट्स में दे रखी हैं, ठीक है, वर्ड्स में दे रखे हैं, अल्फाबेट्स नहीं वर्ड्स में। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक, पहले तो इनको आपको कॉमन इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इनकी बैलेंस करनी है। पहली इक्वेशन कर दिखाऊंगी मैं, बाकी खुद करिएगा। पहला इक्वेशन थी हमारी, हाइड्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करती है और अमोनिया बनाती है। जो इसकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है वो ये है, H2 जो है वो N2 यानी हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। भाई H2 देखो, यहाँ पर H कितना है, 3 है, यहाँ पर 2 है। हम जो है किसी भी चीज को सबसे लोएस्ट में, यहाँ पर हम जो 1 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जो है सबसे लोएस्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कर अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ तो 3 है, फिर एक वो हो जाएगा। हमें ऐसे करना है कि इधर भी वही नंबर आया और इधर भी वही नंबर है। अब हम इसे 3 से कर देखते हैं। 3 2 6 हो सकता है, तो क्या हम इधर 6 बना सकते हैं? बना सकते हैं। 3 को यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए तो 3 2 6, 3 2 6, तो हाइड्रोजन के कितने बन गए? 6 बन गए। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने यहाँ 2 ऐड किया था तो नाइट्रोजन के भी एटम्स बढ़ गए। नाइट्रोजन के कितने एटम्स आ गए? यहाँ पर 2 एटम्स, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमने 2 ही रखा हुआ था, यहाँ पर नाइट्रोजन के एटम नहीं थे। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 कर दिया तो 2 नाइट्रोजन के हो गए। अब H कितने हो गए? 3 2 6 हो गए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर हम एयर में बर्न करते हैं तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। इसकी कॉमन इक्वेशन है ये। H2S को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर H2O देता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 देता है। इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है,
2H2S गैस प्लस 3O2 प्लस 2H2O प्लस 2S2O। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत ध्यान से देखा है कि कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स की हमें ज़रूरत है, हमने उसी हिसाब से लगाया है। आप हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स फिर 4 हो जाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन के एटम 3 मौजूद थे, तो हमें यहाँ पर किसी तरह से 6 करने थे, तो 3 2 6 हो गया। यहाँ पर भी 2 एटम है, यहाँ पर भी 4 एटम है, तो 4 + 2 6। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस करेंगे। ठीक, कर देखिएगा ध्यान से, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट में भी आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ, या दोबारा से इन जो इक्वेशंस हैं इनको वापस बैलेंस करने के लिए वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ठीक, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है, और अब बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देता है। ये आपकी बुक की भी रिएक्शन है, बुक में भी ऐसी है एक रिएक्शन। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो है वो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये थोड़ा सा मैसअप हो रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। Al2 फिर ब्रैकेट SO4 का होल थ्राइस एक्वस में, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बेरियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस करता है, एल्यूमिनियम बेरियम को रिप्लेस कर रहा है, और जो है बेरियम सल्फेट बनाता है BaSO4, ये इसी का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन देख लीजिए। 3BaCl2 का एक्वस जो है वो सॉल्यूशन बनता है, प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ठीक है, हमें मोस्टली एटम्स को यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है, सिर्फ हमें इधर उधर कहीं पे नहीं लगाना होता, सिर्फ यहाँ पे बैलेंस करते हैं हम इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है और H2 देता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। आप देख लीजिए इसमें क्या बैलेंस करना है। सबसे पहली चीज तो H2O, यहाँ पर देख लीजिएगा सब में 2 2 से मल्टीप्लाई करा है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 है, ये है, ये और ये 3 है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे, 2 2 4। अब यहाँ पर किसी के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमने 2 बढ़ा दिया, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। पोटेशियम के यहाँ पर 2 है, तो हमें उसके लिए यहाँ पर 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है। 2K का होल जो है वो 2H2O के साथ रिएक्ट करता है, 2KOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेम क्वेश्चंस हैं, वापस से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अब इस तरह से दे दिया है, अब इन्हें बैलेंस करना है। अब आप बहुत ध्यान से कर सकते हैं, ये तो चलो ये था कि पहले कॉमन इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ तो ऑलरेडी इक्वेशंस बनी हुई है, इसको बैलेंस करना है। ठीक, चलिए बैलेंस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखिए इसकी 2HNO3 CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो मैंने आपको कॉलम वाला मेथड समझाया है, उसी कॉलम वाले मेथड के हिसाब से करेंगे तो आपकी बैलेंस्ड हो जाएंगी इक्वेशंस। इस क्वेश्चन की मैं सारी बैलेंस्ड इक्वेशंस दिखाऊंगी, कोई भी आपको एक्सप्लेन करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है NaOH को H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे प्लस Na2SO4 बन जाता है और H2O। अब इसको बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, 2NaOH प्लस H2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस 2H2O। नेक्स्ट है NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, कुछ भी इसमें चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। Na भी एक है, यहाँ पर भी एक है, Cl भी एक है, यहाँ पर भी एक है, Ag भी एक है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर NO3 3 है, यहाँ पर NO3 3। ठीक है, इसलिए इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। जहां पर जरूरत नहीं होती है वहां पर अपनी मर्जी से आइटम मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाती है इक्वेशन। नेक्स्ट है BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4 और HCl। इसमें सिर्फ आपको HCl में 2 लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है और क्लोरीन यहाँ 1 है, तो अगर आप यहाँ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस आपके बैलेंस हो चुकी हैं। दोबारा से वही आती है, केमिकल इक्वेशन बनाइए और उसको बैलेंस करिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर।
कैल्शियम हाइड्रो, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O, इसकी बैलेंस है 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2CO2 प्लस 2CaCO3 प्लस 2H2O। सब जगह 2 लगाया क्योंकि मोस्टली जगह पर हम लोग 2 का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि 2 से इजीली कुछ इजीली रिएक्शंस जो होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से हम जो लीस्ट एटम्स होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स 2 को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है, ये बैलेंस्ड है। जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ 2AgNO3 और ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ये मैं बैलेंस्ड बता रही हूँ आपको, सिर्फ बैलेंस्ड, आपको अनबैलेंस्ड खुद बनानी है इस बार। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप इजीली बना भी पाएंगे। एल्यूमिनियम CuCl2 प्लस AlCl3 प्लस Cu, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, मैंने यहाँ 2 3 लगाया बिकॉज हर जगह पर आपको ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है और कौन सी नहीं है। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना देता है। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, ठीक। BaCl2 प्लस K2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड, फिर वही आ गई है आपकी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस। बस इसमें अब आपको ये बताना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करनी है और आपको ये बताना है किस तरह की इक्वेशन है। पहली है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड बना देता है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड 2KBr प्लस BaI2 बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसने जो है इसने इसको रिप्लेस कर दिया, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। जब एक दूसरे को रिएक्शन में कोई भी आयन रिप्लेस करता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक कार्बोनेट जो है वो जिंक ऑक्साइड को के साथ जिंक कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जिंक कार्बन जो है ये जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, ये जब तोड़ा जाता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। भाई जब किसी चीज को हम तोड़ते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। थर्ड पार्ट, जिंक कार्बोनेट जो है वो जिंक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। H2 प्लस Cl इज 2HCl। आप कॉमन रिएक्शन अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, H प्लस Cl HCl। मैंने 2 एटम्स ऐड करके बनाई है। 2 चीजें जब जुड़ती हैं और एक बनाती है तो कॉम्बाइन होती हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है, रिप्लेस हो रहा है इसमें। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा रहा है, जब कोई भी चीज अपनी जगह से दूसरे आयन को हटाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाती है। तो Mg जो है वो 2HCl रिएक्ट करता है, MgCl2 और H2, यानी मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को अपने रिप्लेस कर देता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाती है। नाउ 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। भैया आ जाइए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट जो है वो बाहर निकाली जाती है किसी भी रिएक्शन के दौरान। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है और हीट को बाहर रिलीज करा जाता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाई जाती है। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें से CO2 गैस जो है वो बाहर निकल रही है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि हीट जो है वो बाहर जा रही है, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाई जाती है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, एनर्जी के तौर पर लिया जाता है, ठीक। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के साथ रिएक्ट कराएंगे, फोटोसिंथेसिस भी जो उसमें होता है, रेस्पिरेशन भी जिसमें होता है, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। क्यों होती हैं? जैसे कि देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में रखा। सिल्वर क्लोराइड एक पूरा अपना बना हुआ सब्सटेंस है, इसे हमने 2 तरह से नहीं, सिर्फ एक ही कंप्लीट सब्सटेंस है सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट में छोड़ दिया तो सनलाइट की सिल्वर क्लोराइड ने क्या किया, सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो तोड़ेगा नहीं, तो यानी जब तक सनलाइट अंदर नहीं गई AgCl की, उसने तोड़ा Ag और Cl में। इससे ये प्रूफ होता है कि जिस रिएक्शन में जो एनर्जी है या हीट है वो एब्जॉर्ब करी जाती है और तब प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाता है। नाउ 10th क्वेश्चन, वाई इज रेस्पिरेशन कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि
जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, मेनली आपको फूड खाने के लिए एनर्जी की जरूरत, सॉरी एनर्जी के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, जो एनर्जी आपको देता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स छोटी छोटी फॉर्म में टूट जाते हैं, जो ग्लूकोज को कहते हैं, हम ग्लूकोज की फॉर्म में टूटते हैं। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर हमारी बॉडी में जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए क्या होता है कि खाना भी जा रहा है हमारे अंदर, और जो खाना टूट रहा है वो ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। ऑक्सीजन भी तो कहीं से जा रही है, नहीं आ रही है, कहाँ से आती है ऑक्सीजन, जब आप रेस्पायर करते हो, यानी जब आप सांस लेते हो वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ जुड़ती है और तभी आपको एनर्जी मिलती है। क्या बिना सांस के एनर्जी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो जो फूड आपके अंदर है वो प्लस जो ऑक्सीजन आप बाहर से ले रहे हैं वो रिएक्ट करते हैं और एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसके बाद भी मतलब लेकर उसके बाद आप एनर्जी के तौर पर आप उसको बाहर निकालते हो या नहीं निकालते हो? जब आपके अंदर एक एनर्जी बन गई, उस एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल करते हो आप? अपने काम में, है ना। खाना खाया, ऑक्सीजन लिया, रिएक्शन हुआ, एनर्जी बनी, और आपने उस एनर्जी को किस तौर पर रिलीज किया? जब आप जब आप कोई वर्कआउट करते हो तो वो एनर्जी बाहर निकल गई, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, यानी जो एनर्जी आपकी बॉडी में बन रही है वो तो बाहर आ गई है ना, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो इस वजह से कहा जाता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के। जो बाकी के 10 क्वेश्चंस है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में है, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर मेरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस अब फिनिश हो गए हैं, सारे नहीं, सिर्फ जो है 10 क्वेश्चन तक मैंने अभी फिनिश किया है, बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि थोड़ा लंबा लेंथी हो जाएगा। तो जिनको भी ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर जिनको रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस करनी नहीं आई है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगी कि किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, नॉर्मल इक्वेशन से कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन बनाई जाती है। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करके पूछें। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली आ सकें। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो क्वेश्चन 11 से शुरू करने वाली हूँ उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।